हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी जैसे कि हम एसएसटी जो पेपर 2 होता है उसको डिस्कस कर रहे हैं और उसमें पॉलिटी की जो क्लास 6 की पॉलिटी है एनसीईआरटी बुक, उसमें हमारा जो चैप्टर है वो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है सरकार क्या है। तो ये बहुत ही छोटे छोटे से टॉपिक्स होते हैं, जो चैप्टर होते हैं उनमें बच्चों को समझाया जाता है कि किस तरह से वो आगे चल के अपनी जो बुद्धिमत्ता है उसे डेवलप करेंगे। तो उसी के आधार पर ये चैप्टर डिसाइड किए गए हैं और हम इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आएगी और जो भी चैनल में नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर, इसमें हमने पहले चैप्टर और जो सेकंड चैप्टर था उसको तो डिस्कस कर चुके हैं। अब ये हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है इसे आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर यही बात निकल कर आती है कि आखिरकार सरकार कहते किसे हैं, सरकार होती क्या है और ये किस तरह से इसके जो मतलब टाइप्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो सरकार का मतलब होता है कि कुछ निश्चित व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो कि राष्ट्र या राज्य में निश्चित काल के लिए तथा निश्चित पद्धति द्वारा शासन करता है। मतलब कि राज्य को चलाने के लिए यदि कोई ऐसा संगठन बनाया जाए जिसमें कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन ही शामिल होते हैं और वो सिलेक्टेड होते हैं, तो उनके द्वारा जो शासन किया जाता है, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं उसे ही सरकार कहा जाता है। तो इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, सरकार क्या है, जैसे कि हम अभी इसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। तो जैसे बचपन से ही कहीं ना कहीं, जैसे कि अभी क्लास 6 में पढ़ाया जा रहा है कि सरकार क्या है, यहाँ पर क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए बच्चों के अंदर इस तरह के टॉपिक्स जो है सिलेक्ट किए जाते हैं। तो इस पाठ में हम ये पढ़ेंगे कि सरकार है क्या, यह हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, तो उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो राष्ट्र या राज्य के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाए और फिर उन्हें फॉलो करवाए, उन्हें ही सरकार कहा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में देखें तो सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमको जो पीपल्स होते हैं, यह लोग होते हैं, जनता होती है, उसे कुछ ऐसे अधिकार चाहिए होते हैं, तो वो किससे मांग कर सकती है, वो सरकार से मांग कर सकती है। तो वही ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। तो जैसे कि आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो इंडिया है, यहाँ पर कृषि प्रधान देश है, जिसकी वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी वस्तु या चीज में कभी कभी ज्यादा उसमें जो उसकी दर होती है उसे लगा दिया जाता है। तो फिर वहां पर जो सरकार होती है वो ये तय करती है कि इसका जो दाम होगा, एक्यूरेट रेट जो होगा वो क्या होगा। तो ये जो सारे काम करती है वो सरकार ही करती है। इसी तरह से बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री, सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, यहाँ पर ये सब जो काम कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ सरकार ही कर सकती है। ओके, तो सरकार का मतलब तो समझ में आ गया होगा कि आखिरकार सरकार होती क्या है। अब यहाँ पर जैसे हम टाइप्स की बात करें तो जैसे कि इस चैप्टर में 2 प्रकार के टाइप जो होते हैं सरकार के, उन्हें बताया भी गया है। तो जो भारत है ये एक प्रकार का लोकतांत्रिक, जो भारत है ये लोकतांत्रिक है। मतलब कहने का ये है कि जहां पर जनता शासन करती है, जनता के द्वारा जो लोग चुने जाते हैं उनके द्वारा जब शासन किया जाता है, लोक का मतलब होता है लोक और तांत्रिक यहाँ मतलब होता है शासन। जब सरकार को चलाने के लिए लोग ही, जो जनता होती है वो ही ऐसे नेताओं को नियुक्त करती है, वो भी कैसे, वोट डालकर, तो उसे लोकतांत्रिक कहेंगे। और इसी तरह से राजतांत्रिक की बात करें
तो राजतांत्रिक सरकार वो होती है जिसमें कोई राजा या रानी शासन चलाता है, और उसमें ये भी हो सकता है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी हो। जैसे कि कोई राजा है, यहाँ पर देखिए जैसे कोई राजा है और वो आगे चल के जब उसकी डेथ हो जाती है तो उसी का कोई ना कोई उत्तराधिकारी यहाँ पर आगे फिर थ्रोन में आता है। इसी तरह से ये आगे शासन चलता रहता है और सरकार चलती रहती है। तो इतना भी क्लियर हो गया होगा। आप लोग अपने कमेंट्स करके भी बताएं कि क्लास कैसी लग रही है, और ये भी सजेस्ट करें कि मैं इसे कैसे और इंटरेक्टिव बना सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए बात करते हैं कि सरकार के टाइप्स और भी, मतलब यहाँ तक हमने इस स्लाइड को देख लिया। अब यहाँ सरकार के स्तर देखते हैं। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीजों के लिए जिम्मेदार है, तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। तो देखिए जो सरकार होती है, यदि इसके स्तर की बात करें तो इनको 3 टाइप्स में बांटा जाता है। इसके जो स्तर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैं पेन को साइड में लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये थोड़ा सा कम सही से बन रहा है, दूसरा देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ये 3 स्तर हम इसके बना रहे हैं, तो ये जो है ये राष्ट्र का स्तर होगा। मतलब पूरे राष्ट्र को संभालने के लिए जो सरकार बनाई जाती है उसे राष्ट्र स्तरीय बोलेंगे। और फिर ये जो सेकंड नंबर में है ये राज्य स्तरीय, और ये लोकल लेवल पर होती है। जैसे कि जो गांव मोहल्ले को चलाने के लिए जो बनाए जाते हैं उसको बोलेंगे स्थानीय स्तर। तो यहाँ पर जो ये सरकार चलती है ये नीचे से चलती है। देखिए पहले स्थानीय स्तर पर काम होता है, तभी जाकर फिर राज्य स्तर की जो सरकार होती है वो बनती है, और जब राज्य स्तर की सरकार बन जाती है उसके बाद ही राष्ट्र की जो होती है सरकार वो बनती है। तो इनको जो कार्य दिए जाते हैं वो अलग अलग डिफाइन होते हैं। तो जैसे यहाँ पर स्थानीय स्तर की बात करूं तो यहाँ पर जो गांव मोहल्ले या शहर या फिर जो मतलब निचले स्तर में, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था गांव में हो गई, इसी तरह से जो रिलेटेड होते हैं स्थान को, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस को लेकर जो नियम कानून बनाती है वो आती है स्थानीय स्तर पर। और राज्य स्तर पर बात करें तो जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, तो यहाँ की जो सरकार बनेगी वो यूपी के लिए ही होगी और ये राज्य स्तर ही काम करेगी। यहाँ पर जो शिक्षा है और खाने पीने की व्यवस्था, मतलब इस तरह की जो अदर वर्क्स हैं उनको राज्य देखेगा। अब यहाँ पर राष्ट्र के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस जो पूरे देश के लिए बनाए जाते हैं वो राष्ट्र स्तरीय होते हैं। ओके, अब यहाँ पर ये इंडिया का मैप दिया हुआ है जिसमें कि ये बताया गया है कि मतलब पूरे इंडिया में किस तरह से जो राज्य हैं उनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो किस तरह से बांटी गई है, उसके बारे में यहाँ चर्चा की गई है। और नोट में ये भी बताया गया है कि जो आंध्र प्रदेश राज्य है इसका जो पुनर्गठन हुआ था, मतलब आंध्र प्रदेश राज्य में पुनर्गठन किया गया था, जो कि कब हुआ था? 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का राज्य बना। आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को तेलंगाना नामक एक राज्य बना, जो कि 29वां राज्य था। और यहीं पर नीचे और बात की गई है कि जो 31 अक्टूबर 2019 से जो जम्मू कश्मीर राज्य 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया। देखो पहले जो था जम्मू कश्मीर था ना, वो एक राज्य था,
लेकिन अब इसको दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया है, जो कि है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। अब यहाँ पर बात की जा रही है कि सरकार एवं कानून, आखिरकार जो सरकार होती है वो क्या है और कानून क्या होते हैं, उनके बारे में बात की गई है। सरकार कानून बनाती है, जो सरकार का मेन काम होता है वो कानून बनाना होता है, और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। तो जो ये कानून होते हैं, ये सभी जो देश में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उन सभी को मानना पड़ता है। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो जो सरकार के अंदर है वो उथल पुथल आ जाएगी और देश प्रॉपरली तरीके से नहीं चल सकेगा, जिसके लिए सरकार कानून बनाती है और उन्हें लागू भी करती है और सभी लोगों को मानने के लिए भी बाध्य करती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। तो वही बात अभी कही जा रही थी कि सरकार जैसे तो कानून बनाती है, ये सरकार है इसने कानून बनाए, अब ये कानून वो लागू करेगी, देश पर लागू करेगी और उन्हें मानने के लिए बाध्य भी करेगी कि ये कानून आपको मानने ही होंगे। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सजा काटनी पड़ती है या फिर जुर्माना देना पड़ता है। तो ये एक तरह का कानून ही है जो कि सरकार के द्वारा बनाया गया है। और यदि यहाँ पर ये पाया जाता है कि जो अगला इंसान है, यदि वो गाड़ी चला रहा है और वो हेलमेट नहीं लिए हुए या उसके पास लाइसेंस नहीं है गाड़ी चलाने का, तो उसे जुर्माना देना पड़ेगा या फिर ये भी हो सकता है कि उसे जेल की सजा भी काटनी पड़े। तो इसी तरह से ये कानून होते हैं जो कि सरकार के द्वारा बनाए जाते हैं। अब सरकार के प्रकार की बात करें तो सरकार आखिरकार कितने प्रकार की होती है। ये सरकार है। अब यहाँ सरकार के प्रकार की बात करते हैं कि आखिरकार सरकार को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसके पहले भी हमने इसके बारे में चर्चा कर लिए थे कि जैसे कि लोकतंत्र हो गया, तो ये सरकार का ही एक पार्ट होता है। और यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे राजतंत्र, तानाशाही, ये जो सभी है ना, ये सरकार के ही पार्ट हैं, ये उसी के टाइप्स हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का ही शासन। ये जो परिभाषा है अब्राहम लिंकन के द्वारा कही गई है कि जो लोकतंत्र होता है उसमें सब कुछ जो कुछ भी होता है वो सब जनता का होता है। मतलब लोक का मतलब होता है लोक और तंत्र मीन्स शासन। लोक का मतलब होता है लोक, तंत्र का मतलब होता है शासन। तो जनता का शासन जनता के लिए और जनता के द्वारा। तो जब जनता वोट डालेगी और वो यहाँ जो भारत में किस तरह से इसे फॉलो किया जाता है इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर जो जनता होती है वो क्या करती है, वो वोट डालती है और फिर उसमें कोई नेता खड़ा होता है और उसे वो जिताती है। जैसे कि कई सारे नेता खड़े होते हैं और उनको किसी एक को हम चुनते हैं, जिसकी ज्यादा वोट होती है वो जीत जाता है और फिर वही शासन करता है, वही सरकार चलाता है। तो इसे कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार, मतलब कि जनता के लिए जनता के द्वारा जनता का शासन, इसे कहेंगे लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 1947 के पहले हमारे देश में कौन शासन कर रहे थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, जिससे कि हमें पूरी ये आजादी नहीं थी कि हम अपनी सरकार बना सकें और हम अपने निर्णय खुद ले सकें। जब 1947 में यहाँ से अंग्रेज चले गए उसके बाद ये
जो अधिकार है ये इंडियंस को मिला कि वो अपनी सरकार खुद बना सकते हैं, और इसमें बहुत ज्यादा काम किया गया। तभी ये बात डिसाइड हुई कि लोकतांत्रिक सरकार भारत के लिए बेहतर होगी। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद ही शासन करें। तो जैसे कि मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर जो जनता होती है, जो लोग होते हैं, वो किसी एक नेता को जैसे चुनते हैं, फिर वो आगे चल के फिर और बड़े बड़े जो आगे चल के नेता आते हैं उन्हें सिलेक्ट करते हैं, और फिर वो कहीं ना कहीं सरकार को चलाते हैं, कुछ नियम कानून बनाते हैं और उन्हें फिर देश में लागू करते हैं, जिन्हें सभी लोग मानते हैं। यदि उनमें कुछ गलत होता है, जो जनता को लगता है कि ये सही नहीं है, तो फिर वो उसे बदलने के लिए भी पूरी कोशिश करते हैं और वो उसे बदल भी सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लोकतांत्रिक सरकार में मतदान, जो वोटिंग होती है, वो बहुत जरूरी है। यहाँ पर यदि वोट डालेंगे तभी आगे चल के सरकार बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर वोट्स फॉर वुमेन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो पहले ऐसा था कि जो लोग थे वो सिर्फ जो अमीर होते थे, बड़े बड़े रईस लोग होते थे, वो ही वोट डाल सकते थे। सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं था। जैसे कि जो वुमेन्स हो गए, उनको ये अधिकार नहीं दिया गया था। जो गरीब लोग थे या फिर अशिक्षित थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें भी वोट देने का कोई अधिकार नहीं था। तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा लड़ाई करनी पड़ी, जिसकी वजह से फिर ये वोट देने का अधिकार मिला, जिसकी वजह से फिर अब इतनी समय सभी लोग वोट दे सकते हैं और अपने मत का यूज कर सकते हैं। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। जैसे कि अभी बताया गया कि पहले जो रईस लोग होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, बहुत ही ज्यादा अमीर होते थे, वही वोट डाल सकते थे। वहां पर फिर वो ये नहीं देखते थे कि जैसे जो औरतें हैं या फिर गरीब हैं या अशिक्षित हैं, वो अपनी बुद्धिमत्ता का यूज करके वोटिंग करें, ऐसा कोई अधिकार नहीं दिया गया था। जिसकी वजह से कुछ ऐसे ही लोगों की सरकार आती थी जो कि गिने चुने जो लोग वोट डालते थे उन्हीं के पक्ष में होता था। वो सभी लोगों के लिए हितकारी नहीं होते थे, और इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं देश में देखने को भी मिलता था, जिसकी वजह से फिर ये अधिकार पारित किया गया कि सब देश में जितने भी लोग हैं जो 18 साल से एबव हैं, जैसे कि औरतें या गरीब या फिर अशिक्षित, यदि वो 18 साल की एज कंप्लीट कर लिए हैं तो उन्हें वोट देने का अधिकार है। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जोर जोर से यह मांग उठाएगी। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा, 1931 में यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका थी जिसमें गांधी जी ने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है। यहाँ पर ये कहा गया है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पर 1931 में यंग इंडिया नाम की एक पत्रिका थी जिसमें जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा था, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता, या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो यहाँ पर जो गांधी जी थे उन्होंने 1931 में यंग इंडिया नामक एक पत्रिका थी जिसमें ये बात कही थी कि जैसे कि जो अमीर लोग होते हैं, जिनको पहले से संपत्ति मिली हुई होती है उनके पूर्वजों के द्वारा, तो वो भले ही चरित्रहीन है लेकिन उनके पास संपत्ति है, जिसकी वजह से वो वोट डाल सकते हैं। लेकिन वहीं पर यदि एक ऐसा पर्सन है जो गरीब है लेकिन वो चरित्रवान है, वो ईमानदार है, बट उसके पास संपत्ति नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो शिक्षित नहीं है, तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो इसके विरुद्ध महात्मा गांधी जी थे और वो चाहते थे कि सभी लोग वोट दें।
जो कि बाद में लागू भी हुआ। संसार में कहीं भी सरकारों ने स्वेच्छा से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी है। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे कि दूसरे कंट्री की बात करें तो जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, तो वहां पर भी महिलाओं या गरीबों को पहले ही इतनी ज्यादा ये छूट नहीं दी जा रही थी, इतने अधिकार नहीं थे कि वो वोट दे सके। बाद में उन्होंने भी संघर्ष किया और फिर जाके उनको वोटिंग का ये राइट मिला। महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो महिलाएं थी वो इस बात को लेकर और ज्यादा उग्र हुई कि उन्हें भी वोटिंग का अधिकार देना चाहिए, और उन्होंने इस जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से निभाया और फिर वो वोट देने का अधिकार भी ली। और अंग्रेजों में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो महिलाएं थी वो अपने मताधिकार के लिए जो आंदोलन की थी, तो उस मूवमेंट को अंग्रेजी में क्या कहा गया है, तो उसे कहा गया है सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मतलब होता है वो वोट देने का अधिकार। यहाँ पर लिख देती हूँ, सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। और मूवमेंट का मतलब होता है जैसे कि आंदोलन। इसका मतलब ही होता है आंदोलन। तो जो वोट देने का अधिकार था उसको लेकर जब उन्होंने बहुत ज्यादा आंदोलन किए तो उन्हें ये राइट मिला कि वो वोट डाल सकती हैं। और फिर युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पहले जो काम पुरुष कर लेते थे तो वो काम अब जब वो चले जाते हैं विश्व युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो कोई करने वाला था नहीं, जिसकी वजह से जो महिलाएं थी वो उन कामों को करने लगी। उनको ये मौका मिल गया कि वो अपने आप को साबित कर सकती हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिलता है। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में क्यों इतनी गलत रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी। पहले ऐसा लगता था कि ये काम तो महिलाएं नहीं कर सकती, ये सिर्फ और सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं। तो जब वो विश्व युद्ध चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था और महिलाओं ने उस फील्ड में अच्छा काम किया और ये दिखाया कि वो भी कर सकती हैं, तो जो रूढ़िबद्ध धारणा बनी हुई चली आ रही थी कि वो इस काम को नहीं कर सकती, तो वे सारे काम करने लगे, जिसकी वजह से फिर उनको इस तरह के जो अधिकार हैं वो दिए गए। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा। महिला मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांग की। उनकी आवाज सुनी जाए, इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आप को लोहे की जंजीरों से बांधकर प्रदर्शन किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गईं और भूख पर हड़ताल पर बैठी। तो इतना इजी तो ना रहा होगा जब उन्होंने अपने लिए वोट डालने का जो अधिकार प्राप्त किया, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, यहाँ तक कि वो जेल भी गई और उन्होंने हड़ताल की, भूखी रही, जब जाकर उनको ये अधिकार दिया गया। अब यहाँ पर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अमेरिका में औरतों को वोट डालने का अधिकार कब दिया गया, तो 1922 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया है। 1920 तक तो यहाँ अमेरिका में भी
जो कि इतना शिक्षित और इतना विकसित देश है, वहां पर भी ये अधिकार नहीं था। जबकि इंग्लैंड की बात करें तो औरतों को यह अधिकार कुछ सालों बाद 1928 में मिला। तो 1920 में किसको मिला? अमेरिका को मिला। और 1928 की बात करें तो यहाँ पर इंग्लैंड में जो महिलाएं थी उनको अधिकार मिलता है वोट डालने का। इससे पहले उनके पास भी अपने मत देने का कोई अधिकार नहीं था। तो ये रहा पहला चैप्टर जिसको हमने पूरी तरह से कंप्लीट किया। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल में जो भी नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।